दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब ये हमला क्यों किया? कई तालिबान के अड्डों पर उन्होंने हमला किया है। तहरीक तालिबान का एक वो उनका अलग से वो है। और उसके ऊपर कई लोग मारे भी गए। अफगानिस्तान ने भी उलट हमला किया। एक तरह का युद्ध की स्थिति, फुल वार चालू हो गया। उधर ईरान और इजराइल का युद्ध तो चल ही रहा है। और ईरान ने करीब 14 बेस, अमेरिकन बेस पे हमला कर दिया जो मिडिल ईस्ट में है। जिसमें बहरीन बहरीन पे जो नेवल बेस है उस पे बहुत जबरदस्त हमला किया है। और कतर पे हमला किया है, जॉर्डन पे हमला किया है, यूएई पे, दुबई में हमला किया है, शारजाह में हमला किया है। इस तरह से जॉर्डन में हमला किया है। इस तरह से कोई 14 जगह हमला किया है। और कई जगह इनकी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी, कई घिरी है। इसराइल में बहुत जबरदस्त हमला किया और बहुत सारी 400 मिसाइलें एक साथ छोड़ी। उसमें से 200-250 तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन बाकी मिसाइलें घिरी है। उसका बहुत बड़ा हम वो अ, हुआ है। खैर, हम आज इस युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमला पाकिस्तान ने किया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी एक कट्टर इस्लामिक देश है और अफगानिस्तान भी एक कट्टर इस्लामिक देश है। लेकिन दोनों फिर भी लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म कहीं पे भी आपके स्वार्थों को रोकने में काम नहीं करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि एक का धर्म अलग है और दूसरे का धर्म अलग है और धर्म का युद्ध है और धर्म की विजय प्राप्त करनी है। इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए, अपने स्वाभिमान, मतलब अपने अभिमान के लिए या अपने गुरूर के लिए। अफगानिस्तान में तो अभी अमेरिका वाले बहुत सारे हथियार छोड़ के गए हैं, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लड़ ही लेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जरूर परेशानी होगी। खैर, चीन विन हमला देगा सामान जिससे लड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पाकिस्तानी, दोनों कट्टर हैं और दोनों आतंकवादी पैदा करने वाले देश हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो समझने की है। हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो हमें कट्टर हिंदुत्व की राह पर ले जाना चाहते हैं। और वो हमेशा नारा लगाते रहते हैं कि अ, हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, इस तरह के नारे लगाते रहते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। लोगों में क्योंकि हमारे यहाँ 14% करीब इस्लाम है, मुस्लिम देश है, मुस्लिम लोग हैं। और 2%, 2.5% करीब ईसाई हैं। 1-2% सिख हैं। और 1% या 1%, 1.5% जैनी हैं। इसी तरह से बौद्ध हैं। तो हमारे यहाँ विविध प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन उनमें आपस में भाईचारा न हो, आपस में एकता न बने, उसके लिए ये लोग घृणा फैलाने के लिए इस तरह के नारे, उग्र नारे लगाते हैं जिससे आदमी डर जाए और घृणा फैले। मैं आपको ये बताता हूं कि धर्म कहीं पे भी ये बीच में नहीं आता है। और आदमी का जो विकास है या जो दिनचर्या है, जो रोजगार आजीविका है, वो इस धर्म से कहीं पे भी पूरी भी नहीं होती है। जीवन चलाने के लिए हमको चाहिए शुद्ध हवा, साफ पानी, पेट भरने के लिए अच्छा भोजन, न्यूट्रिशन वाला, और पहनने को कपड़े, और मकान, रहने के लिए मकान। और इन सब चीजों को पूरा करने के लिए हमको चाहिए नौकरी या रोजगार। रोजगार का मतलब चाहिए रोजगार। रोजगार का मतलब ये नहीं कि हमको सरकारी नौकरी ही मिले।
कहीं पे भी फैक्ट्री में काम करने को मिले, या हम खुद अपना काम कर सकें, दुकान खोल सकें, व्यापार कर सकें। इस तरह की सारी चीजें हमको चाहिए अपने जीवन यापन को करने के लिए, जीवन को अ, आगे बढ़ाने के लिए। रोजगार से मतलब है आजीविका। आजीविका मतलब आपको जीवन चलाने के लिए आवश्यकता। और ये जो है आजीविका मिलती है शिक्षा से, हुनर से, और अर्थव्यवस्था की नीति से। आपने किस तरह की अर्थव्यवस्था बना रखी है, उससे भी रोजगार पर असर पड़ता है। और रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हुनर से मतलब आपके पास अगर स्किल है तो आप खुद कुछ कर सकते हैं, तो आपको रोजगार मिल जाएगा। और शिक्षा है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कुछ करने की विशेषज्ञता, योग्यता रखते हैं, तो आपको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है इस हुनर और योग्यता को के स्थान पर धर्म को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। शिक्षा नीति और वित्त नीति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोजगार अगर हमको बढ़ाना है, आजीविका हमको चाहिए, तो हमको शिक्षा नीति कैसी हो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वित्त नीति कैसे हो इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जुड़ी हुई है रोजगार की समस्या। नीति ऐसी हो जो सबको अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। अभी क्या हो रहा है कि बहुत तरह की अलग अलग तरह की शिक्षा मिल रही है। गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल अलग तरह की शिक्षा है, वंचित बच्चों के लिए अलग तरह की शिक्षा है, ग्रामीण शिक्षा अलग तरह की है, शहरी शिक्षा अलग तरह की है। और इन सब से ऊपर जो धनवान लोग हैं उनके लिए अलग कॉन्वेंट स्कूल हैं, या और दून स्कूल जैसे स्कूल हैं, या सेंट तो सबको अलग अलग तरह की शिक्षा मिल रही है। ये हमारे यहाँ खाई पैदा करने का काम। तो एक तो ये है कि अच्छी शिक्षा सबको मिले। अभी कुछ कुछ लोगों को शिक्षा मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। कुछ 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कुछ पहली दूसरी क्लास से ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ 10वीं के बाद तो बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट है, 12वीं के पास तो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप आउट है। केवल 20% लोग ही हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं, अभी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा नीति है उसके चलते। तो अर्थनीति और शिक्षा नीति अगर ठीक हो तो सबको रोजगार मिल सकता है, मिलना चाहिए, और सबको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, शिक्षा के अवसर सबको मिलने चाहिए। जब तक शिक्षा के अवसर सबको नहीं मिलेंगे तब तक सबको रोजगार भी नहीं मिल सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वित्त नीति, हमारी जो वित्त नीति अभी है वो ऐसी है कि जो सब कुछ एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाए। कुछ कुछ अरबपति परिवारों में सारी चीजें हैं, और वो ही जो है सारी वित्त नीति को कंट्रोल करते हैं। इस जो वित्त नीति केंद्रीकृत वित्त नीति है, उससे कुछ अरबपति तो आप बना सकते हैं, लेकिन सबको रोजगार नहीं दे सकते। चाहिए ये कि हम वित्त अर्थव्यवस्था का ऐसे विकेंद्रित करें कि सबको रोजगार मिल जाए, और किसी के पास बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं हो। तो ये ऐसी नीति बनाने के लिए, और ऐसी नीति बनाने के लिए हमको कुछ लोगों को डिप्राइव करना पड़ेगा। कुछ पूंजीपतियों का के पास जो पैसा ज्यादा जमा हो गया है, उनको उन पे रोक लगानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति नहीं आए। अभी जो व्यवस्था है उसके चलते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत है, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ। सड़क बनाना भी उन्हीं के पास है, रेल चलाना भी उन्हीं के पास है, वायुयान चलाना भी उन्हीं के पास, कुछ ही लोगों के हाथ में है। व्यापार करना, फैक्ट्रियां लगाना, सब कुछ उन्हीं, कुछ करोड़पति, कुछ 100 परिवार, 200 परिवार ऐसे हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमको इस वित्त नीति को बदलना चाहिए। और ये वित्त नीति बदलने की जब बात आती है तो हमारे नेता जो जानते हैं इस बात को, लेकिन वो इसको बदलना नहीं चाहते, और एक दूसरा आवरण, धर्म का आवरण पैदा कर देते हैं। वो धर्म, वो फिर मंदिर मस्जिद में आपस में लड़ाते हैं, मंदिर में मस्जिद में मंदिर ढूंढने लगते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। और हिंदुत्व एक राजनीतिक नारा है,
इसका हिंदू धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हिंदुत्व एक राजनीतिक नारा है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रवाद अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भले बन जाओ या नहीं बनो, उससे किसी भी आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हिंदू राष्ट्र में नीति क्या होगी, ये सबको मालूम नहीं हो, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से भी हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम कैसे चलेगा? इससे क्या होता है कि आपस में घृणा फैलती है, और घृणा जो है फिर घृणा फैलती है। हम उन्माद में आ जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। इससे रोजगार, शिक्षा और जो हुनर की बात है वो सब खत्म हो जाती है, एक तरफ रह जाती है। और इसलिए हमको ये इस बात से सावधान रहना चाहिए। और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैंने इसीलिए पहले बताया, क्योंकि वो दोनों एक धर्म के हैं फिर भी लड़ रहे हैं। और हम भी अगर धर्म के नाम पर ही कुछ कट्टर बनना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी शिक्षा विक्षा सब समाप्त हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो इस बात से सावधान रहना चाहिए मित्रों। मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। और हमें विचार करना चाहिए। मैं तो ये विचार करने के लिए कह रहा हूँ कि आप विचार करिए कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा संपन्न होंगे लोग, ज्यादा आगे बढ़ेंगे लोग, ज्यादा बराबरी के पास होंगे। और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कुछ अरबपति तो बनेंगे, लेकिन अधिकतर वो 5 किलो राशन पे ही जिंदा रहेंगे, जैसे आज हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। तो इसको बदलने के लिए ये व्यवस्था बदलनी जरूरी है। बस मैं यही इसको समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।